आज का हमारा विषय है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग देखिए अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। अब देखिए पहला पॉइंट है निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय होगा या बहुसदस्यीय, इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब जो निर्वाचन आयोग होता है उसकी पदावधि कितनी होती है? निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। कार्यकाल कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। वर्तमान में 6 वर्ष की अवधि निश्चित की गई है, किंतु 6 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष तथा अन्य चुनाव आयुक्त 62 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे 6 वर्ष का समय नहीं मिलेगा। कार्य का प्रारंभ पद ग्रहण करने की तारीख से माना जाता है। अर्थात जो मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनके लिए अधिकतम कार्य की अवधि निर्धारित की गई 6 वर्ष। लेकिन अगर मुख्य चुनाव आयुक्त अगर पहले 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वो उसी 65 वर्ष की आयु पूरी करते मन ही रिटायर्ड माना जाएगा। और इसी तरह जो है 62 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है अन्य चुनाव आयुक्त तो वो भी रिटायर्ड माने जाएंगे, चाहे कार्यकाल उनका 6 वर्ष पूरा हुआ हो चाहे ना हुआ हो। अगला पॉइंट देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीत से हटाया जाएगा जिस रीत से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से हटा सकता है। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको किस तरह हटाया जाएगा? जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं, यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया। और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के परामर्श से उनको हटा सकता है। निर्वाचन आयोग के कार्य देखिए मैंने लिखा हुआ है निर्वाचन आयोग के कार्य। इसमें देखिए चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना, यानी जो चुनाव का एरिया होता है, क्षेत्र होता है, कहाँ तक किसका एरिया होगा ये निर्धारित कौन करता है? चुनाव निर्वाचन आयोग करता है। दूसरा है मतदाता सूचियाँ तैयार करना। तीसरा है मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना। चौथा है विभिन्न राजनीतिक दल को मान्यता देना। पाँचवा है राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। छठा है चुनाव की व्यवस्था करना। सातवां है चुनाव में उम्मीदवारों की खर्च करने की राशि का निर्धारण करना कि कहाँ तक वो खर्च कर सकते हैं। आठवां है राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। नौवां है राजनीतिक दलों को आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रचार की सुविधा देना। 10वां है चुनाव रद्द करने का अधिकार। चुनाव को रद्द करने का अधिकार किसके पास है? निर्वाचन आयोग के पास भी है। फिर है उपचुनाव कराना। उपचुनाव भी निर्वाचन आयोग करा सकता है। अब देखिए यहाँ हेडिंग मैंने डाली राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता। जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता कौन देता है? तो यही निर्वाचन आयोग ही देता है। तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करके ही कोई भी दल राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो ये देखिए पहली शर्त है, कोई भी शर्त अगर पूरी कर ले तो पा जाएगा। पहली शर्त है लोकसभा के निर्वाचन में 2% सीटें या 11 सीट, इसका विस्तार कम से कम 3 राज्यों में होना चाहिए। जो भी राजनीतिक दल हैं वो कम से कम लोकसभा चुनाव में 2% सीटें पाए हों, लगभग 11 सीटें होंगी वो, और इसका विस्तार जो है कम से कम 3 राज्यों में होना चाहिए, वही वो राष्ट्रीय दल बन सकते हैं। पहली शर्त, इसको जो पूरा करेगा वो बनेगा। अगला देखिए, अगला पॉइंट है दूसरा, विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मत का 6% हिस्सा कम से कम 4 राज्यों में प्राप्त किया हो तथा इसके साथ ही उस राज्य या किन्हीं राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त होना आवश्यक है। ये हो गई दूसरी शर्त। दूसरी शर्त भी पूरी करता है तो वो राष्ट्रीय दल बन सकता है। तीसरा देखिए, लोकसभा के चुनाव में कुल वैध मत का 6% कम से कम 4 राज्यों में प्राप्त किया हो तथा इसके साथ उस राज्य या किन्हीं राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें होने आवश्यक हैं। ये तीसरी शर्त होगी। इनमें से कोई भी शर्त अगर पूरी करेंगे तो वो राष्ट्रीय दल बन सकते हैं। अगला पॉइंट, कोई भी पार्टी राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता खो देने के पश्चात भी 6 वर्ष तक उसकी मान्यता बनी रहेगी, किन सुविधाओं का लाभ उसे नहीं मिलेगा। तो कितने वर्ष तक उनकी मान्यता रहेगी? 6 वर्ष तक रहेगी। कोई भी पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी की मान्यता प्राप्त कर लेती है तो उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता दे दी जाती है। अगर 4 राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी है तो वो ऑटोमेटिक जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता उसे मिल जाएगी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय दल। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है? तो यह देखिए 8 है। पहला है लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव निशान क्या है? हाथ का पंजा है। इसकी स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। दूसरा है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है। इसकी स्थापना कब हुई? 1980 में हुई है। तीसरा है राजनीतिक दल है भारतीय समाजवादी पार्टी।
इसका चुनाव चिन्ह है बाली और हसिया, 1925 में स्थापना हुई। चौथा, मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी, इसकी स्थापना हुई 1964 में, हसिया और हथौड़ा इसका चुनाव चिन्ह है। पांचवा, बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इसका चुनाव चिन्ह हाथी है, 1984 में स्थापना हुई है। छठा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह घड़ी है, इसकी स्थापना हुई 1999 में। सातवां राष्ट्रीय दल है तृणमूल कांग्रेस, 1998 में स्थापना हुई है, ये एक जोहरा नामक घास का फूल इसका चुनाव चिन्ह है। आठवां है नेशनल पीपुल्स पार्टी, 2013 में स्थापना हुई है, इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। ठीक है, अब कुछ मुख्य तथ्य को देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हैं। जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र और प्रत्यावाहन की मांग की थी। दल विहीन लोकतंत्र की बात और प्रत्यावाहन देखिए क्या होता है कि किसी सांसद या विधायक को जो है उसके कार्यों से असंतुष्ट होकर जनता द्वारा वापस बुलाना प्रत्यावाहन कहलाता है, जिसका उसको पद से हटा देना चुनाव द्वारा, वही प्रत्यावाहन है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 326 में मताधिकार प्रदान किया गया है। अगर क्वेश्चन आए किस अनुच्छेद के तहत मताधिकार की बात की गई है, तो अनुच्छेद 326 में मताधिकार प्रदान किया गया है। 1989 में निर्वाचन आयोग को पहली बार बहुसदस्यीय बनाया गया था, मतलब एक से अधिक सदस्य होते थे। कब पहली बार ऐसा किया गया? 1989 में। 1990 में पुनः एक सदस्यीय तथा 1991 में दोबारा बहुसदस्यीय बना दिया गया। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? तो बहुसदस्यीय हैं, एक मुख्य और दो अन्य, यानी 3 हैं टोटल। फिर देखिए अगला पॉइंट है, 2 या उससे अधिक वर्ष की सजा सुनाया गया व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये बनाया था चुनाव आयोग ने, इसको प्रावधान किया था। कोई व्यक्ति सजा पूरी काटने के बाद भी 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है, जबकि इससे पूर्व जेल में भी चुनाव लड़ा जा सकता था। अब देखिए बात करते हैं चुनाव आयोग द्वारा राज्य स्तर की पार्टी मान्यता शर्तें। अभी पिछली बार हम लोगों ने बात किया था राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए, अब कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? राज्य स्तर की पार्टी की। इसके लिए शर्तें जो हैं वो आप जान लीजिए। पहला है विधानसभा चुनाव में 3% सीटें या 3 सीटें जो अधिक हो प्राप्त किया हो, ये शर्त पूरी करता हो तभी वो राज्य स्तर की पार्टी बन जाएगी। या दूसरा है विधानसभा के चुनाव में 6% वैध मत के साथ साथ कम से कम 2 सीटें उस राज्य की विधानसभा से प्राप्त किया हो। ठीक है, दूसरी शर्त हो गई। या तीसरा है लोकसभा के निर्वाचन में 6% वैध मत के साथ साथ उस राज्य में 2 सदस्य विधानसभा से होने आवश्यक हैं। तो इन शर्तों में से कोई अगर एक भी शर्त पूरी करता हो तो राज्य स्तर का दल बन सकता है। अगला देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग से परामर्श करके राष्ट्रपति उसकी सहायता और सलाह के लिए कुछ प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। अब बात करते हैं, देखिए हेडिंग डली जमानत राशि। किसकी जमानत राशि? तो लोकसभा में जो सामान्य सीटें होती हैं, समान जाति के उम्मीदवार जो होते हैं उनके लिए जमानत राशि 25,000 रुपये, SC ST के लिए जमानत राशि 12,500 रुपये। विधानसभा में जमानत राशि सामान्य उम्मीदवारों के लिए है 10,000 रुपये और SC ST के लिए है 5,000 रुपये। तो ये देखिए जमानत राशि क्या होता है, एक तरह सिक्योरिटी मनी होती है। वो सिक्योरिटी मनी अगर वो कुल मत का 1/6 मत प्राप्त कर लेते हैं तब तो उनको वापस मिल जाती है, नहीं अगर प्राप्त कर पाते हैं तो वो जमानत राशि जब्त हो जाती है। अगला पॉइंट है संसद के लिए निर्वाचन की अधिघोषणा राष्ट्रपति। संसद में जो चुनाव होगा तो उसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। तथा विधानमंडल चुनाव की अधिघोषणा राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। मतदाताओं को पहचान पत्र जनप्रतिनिधि अधिनियम 1958 के तहत दिया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है पहचान पत्र जो दिया जाता है किस अधिनियम के तहत? 1958। अब उपचुनाव की सीमा की बात करते हैं। उपचुनाव किन्हीं कारणवश से होता है, प्रत्याशी की मृत्यु होने या किसी कारण से। तो देखिए संसद अथवा राज्य विधानमंडल में स्थान रिक्त होने पर उपचुनाव 6 माह के भीतर करा लेना चाहिए, किंतु 2 मामलों में यह शर्त लागू नहीं होती है। उन दोनों मामलों को हम लोग देखते हैं। देखिए कौन कौन मामले हैं जब ये शर्त नहीं लागू होती। पहला है जहां सदस्य अर्थात जिसका स्थान भरा जाना है का कार्यकाल 1 वर्ष से कम का बचा हो, या जब चुनाव आयोग केंद्र सरकार को परामर्श से यह प्रमाणित कर दे कि वो कहे गए समय 6 माह में चुनाव कर पाना संभव ना हो। ये थी शर्तें। अब मेन पॉइंट देखते हैं। निर्वाचन नामावली में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेद न करना, ये किस अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद 325 में। अगला है महिलाओं को अगर लोकसभा में आरक्षण देना हो तो अनुच्छेद 330 में संशोधन करना पड़ेगा।
अगर विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देना है तो अनुच्छेद 332 में संशोधन करना होगा। अगला पॉइंट है, भारत में 1977 के बाद से चुनाव के अवसर पर विरोधी राजनीतिक दलों को रेडियो और टेलीविज़न पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देकर इस दिशा में अच्छी शुरुआत की गई थी। अगला पॉइंट, मतदान खत्म होने के समय से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार खत्म हो जाने की व्यवस्था है, तो 2 दिन पहले चुनाव प्रचार खत्म कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ हेडिंग है, मताधिकार के संबंध में विश्व में स्त्री पुरुष समानता। तो मताधिकार के संबंध में स्त्री पुरुष समानता सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो फिनलैंड ने 1907 में पुरुषों समान ही महिलाओं को भी मताधिकार का अधिकार सर्वप्रथम दिया था। तो यह क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया? तो फिनलैंड ने 1907 में। फिर अमेरिका ने कब दिया? 1910 में। इंग्लैंड ने कब दिया? 1928 में दिया। ठीक। फिर देखिए फ्रांस ने कब दिया? 1945 में। भारत ने कब दिया? 1950 में। अगला पॉइंट है, लोकतांत्रिक सफलता के लिए द्विदलीय पद्धति उपयुक्त मानी गई है। मतलब कौन सी प्रणाली सबसे अच्छी मानी गई है लोकतंत्र के लिए? तो याद रखिए 2 दलीय या द्विदलीय पद्धति उपयुक्त मानी गई। जैसे कि समानता ब्रिटेन और अमेरिका में कैसी प्रणाली है? 2 दलीय ही है। चीन में 1 दलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। फिर अगला पॉइंट है, राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। राजनीतिक दल क्यों होते हैं? क्योंकि वो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।